हमको लाइव होना है कि तुम्ही को होना है? सेटिंग करके ना देखिए फिर वापस सुनाई पड़ रहा है, आवाज जाती है। नहीं पड़ रहा है। मिठाई खा लिया। जी नमस्कार मैडम। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत अथक प्रयास के बाद अंकु के माध्यम से हुए। ये आपके पेज का पता नहीं क्या हो गया है, कैसे सब। तो आइए, आज अभी तो सामाजिक दर्पण पर मैं था 1 घंटा 15 मिनट के आसपास, पुनः आपके पृष्ठ पर। तो आइए, मैं एक चुनाव जो किया हूँ माँ सरस्वती के एकदम रेडी तो चूंकि क्या होंगे हम लोग, क्या आप रेडी होंगे? ठीक है मैडम, बहुत बहुत आभार। मैडम शकुंतला तोमर जी, मैडम मंजुला श्रीवास्तव जी, राम राम जी। तो मैं तो थोड़ा पूर्वाग्रह से ग्रसित हूँ कि वीणा वादनी माँ वीणा का जो वो सुनाता हूँ, तो शायद नेट हमेशा हमको सहयोग करता है कि आंगना में अपना अजोरिया उगाई, आंगना में अपना अजोरिया उगाई, जिंदगी के जानी रउआ अन्हरिया बनाई, हमरो शारदा माई, हमरो शारदा माई, हमरो शारदा माई, होखिन सहाय, दूर गुण के दूर कई के सदगुण ले आई, हमरो शारदा माई। तो जिंदगी के मतलब, जिंदगी के मतलब और सुख दुख होला, अतनो मरम तूना जनल ए भोला, जिंदगी के मतलब, जिंदगी के मतलब सुख दुख होला, अतनो मरम तूना जनल ए भोला, अतनो मरम तुम। ई है मरम रउआ सबके बुझाई, हमरो शारदा माई,
होखिना सहाय हमरो पशारदा माई जिंदगी के हमरो आंगना में हमरो अजोरिया उगाई जिंदगी के जानी रउआ अन्हरिया बनाई हमरो पशारदा माई हमरो पशारदा माई होखिना सहाय दूर गुण के दूर कई के सदगुण ले आई दूर गुण के दूर। नमस्कार। मैडम शकुंतला तोमर जी, उषा सोलंकी जी, मैडम मंजुला श्रीवास्तव जी, मंच को प्रणाम करते हुए मैं आज का जो विषय है उनकी पुण्य तिथि पर सबसे पहले उनके चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हुए उनकी पावन स्मृति को प्रणाम करते हुए श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। और ये शुरू करता हूं इसलिए कि दर्शन के आधिकारिक व्यक्ति थे राधा कृष्ण। उनका जो राजनैतिक जीवन है, उनका जो धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन है, उनका जो शैक्षणिक जो उनकी उपलब्धियां हैं, उनको जो पुरस्कार और ताम्रपत्र और स्वर्ण पदक जो प्राप्त हुए, ये सारी उनकी उपलब्धियां हैं, सब उनकी खूबियां हैं। लेकिन सबसे ऊपर क्या है कि वो चाहे जो बने, चाहे वो 1952 में प्रथम उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किए, 13 मई 62 को राष्ट्रपति का दूसरे राजेंद्र बाबू के बाद यही उसका पदभार ग्रहण किए। लेकिन स्मरण ये रखना है कि कभी अपनी मूल भूमिका यानी शिक्षक की भूमिका से अपने को अलग नहीं किए। राष्ट्रपति होने के बाद भी दुनिया के अन्यान्य मुल्कों में उनका दौरा होता रहा। शिक्षा का उद्देश्य, व्यक्तित्व का गठन, चरित्र का निर्माण, किस प्रकार की शिक्षा हो, प्राइमरी, मिडिल, हायर, सभी स्कूल के, क्योंकि बच्चे तो कर्णधार हैं, मूल रूप से बच्चों की शिक्षा पर कम लोगों का ध्यान जाता है। क्योंकि जो ही वो हायर एजुकेशन से जुड़ जाते हैं, लेकिन राधा कृष्णन वो प्राध्यापक भी रहे, प्रिंसिपल भी रहे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे, वाइस चांसलर भी रहे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट भी रहे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको बहुत सारा अवार्ड दिया। इसके बावजूद भी मूल रूप से और प्राइमरी एजुकेशन को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, इसलिए कि बुनियाद है वो। अगर नींव कमजोर हो जाए तो उस पर इमारत स्वस्थ नहीं बन सकती है। इसलिए बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर अगर जो जोर देता है, हमारे पटल पर तो मैंने बच्चों की शिक्षा, मतलब सब लोग शिक्षिका हैं,
मंजुला जी शिक्षिका रही हैं, शकुंतला मैडम शिक्षिका रही हैं। बच्चों की जो शिक्षा है वह बहुत ज़रूरी है। अब ये कहिएगा कि कब उसको रिवार्ड देना है, कब उसको पनिशमेंट देना है, कब उसको ओवर अफेक्शन देना है, कब उसको अंडर अफेक्शन देना है, तो अपने इंडिया और वर्ल्ड पुस्तक में लिखते हैं कि ओवर अफेक्शन एंड अंडर अफेक्शन बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू मेक डिलिक्वेंट बिहेवियर। छोटे बच्चों को आवश्यकता से अधिक प्यार और स्नेह और आवश्यकता से कम प्यार और स्नेह दोनों उसे बाल अपराध की ओर बढ़ाते हैं। होता क्या है, परिवार में अगर कोई एक बच्चा है, बहुत लाड़ प्यार, बहुत दुलार है, उसको आवश्यकता से अधिक स्नेह प्यार मिलता है, तो ये कहते हैं कि ओवर अफेक्शन एंड अंडर अफेक्शन। और जहां जरूरत पड़ती है जिस बच्चे को कि उचित उसको स्नेह मिले, उसको प्यार मिले, उसको दुलार मिले, तो उसको अगर आवश्यकता से कम मिलता है, तो दोनों ही स्थितियों में ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, मनोवैज्ञानिक फैक्ट है, तथ्य है कि वह बाल अपराध की ओर जाएगा। और शिक्षक को चूंकि राधा कृष्णन जी ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी कि शिक्षक अगर सही मायने में अगर वो शिक्षा देने का काम कर रहा है, बच्चों के व्यक्तित्व का, उसके चरित्र का गठन अगर शुरुआती दिनों में अगर सही ढंग से हुआ, साफ ढंग से हुआ, तो समाज की बुनियाद, समाज की संरचना मुकम्मल होगी। और तब वो कहते हैं कि वो कहां रिवार्ड देना है और कहां पनिशमेंट देना है। तो रिवार्ड और पनिशमेंट की बात कि उसको कहां इंसेंटिव देना है। अगर उसका कुछ अचीवमेंट हो रहा है तो उसको आप इंसेंटिव दीजिए, लेकिन अगर आपकी नजर में अगर उसको लगता है कि ये हमारा, चूंकि ये हमारा अगर हटा दीजिएगा तो बच्चे की गलती आपके सामने आएगी, और वो चाहे आपका बच्चा हो कि चाहे दूसरे का बच्चा हो, गलती साफ आईने की तरह झलक जाएगा कि किसकी गलती है। और उस समय अगर आप उसकी गलती पर भी अगर पर्दा डालते हैं और उसको जरा सा भी उसको ये एहसास नहीं होता है कि नहीं हमको इस गलती के लिए कुछ पनिशमेंट भी मिला पेरेंट्स के द्वारा, गार्जियन के द्वारा, स्कूल में अगर करता है तो टीचर के द्वारा, उसको इस बात का एहसास होना चाहिए। और अगर वो सही काम कर रहा है, अगर कोई ऐसा उसकी अचीवमेंट उसका हो रहा है, उसकी उपलब्धि हो रही है, तो वहां पर उसको अचीवमेंट, उसको जो इंसेंटिव दीजिए, उसको प्रोत्साहित कीजिए। तो ये दोनों का बैलेंस जो है वो बना रहना चाहिए, तब वो मोटिवेट होगा। क्योंकि बड़े ही मनोवैज्ञानिक तरीके से राधा कृष्णन जी ने, जब उन्होंने कहा कि हमारे जन्मदिन के अवसर को शिक्षक दिवस के लिए मनाया जाए, तो ये उनका कहना था, ये उनकी देशना थी कि छोटे बच्चों के व्यक्तित्व का, छोटे बच्चों के पढ़ने का, छोटे बच्चों के अंदर जो मार्गोपदेशन है उसका कैसे उसका निर्देश दिया जाए, कैसे उसको गाइड किया जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि उन्होंने कहा है कि इसके लिए जरूरी है बाल मनोविज्ञान के ऊपर आधारित शिक्षा और शिक्षा प्रणाली अगर विकसित की जाए तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित कैसे होगी कि जैसे आप मोटिव, तो कैसे, जैसे कि उसमें कहा गया है कि ड्राइव, गौर कीजिएगा, इंसेंटिव, मोटिव के लिए, तो ड्राइव क्या है और इंसेंटिव क्या है। जो ही बच्चे के अंदर इस तरह की बात आती है, नाजायज मांग अगर करता है गार्जियन से,
तो जो ही आवश्यकता की अनुभूति उसके अंदर होती है और पूर्ति करने का साधन जो बिल्कुल सीमित है, उस बीच की अवस्था जो है उसके लिए तनाव की अवस्था है। तो ये तीन फेनोमेनॉन को समझना हम लोगों को जरूरी है। राधा कृष्णन ने कहा कि नीड, ड्राइव, इंसेंटिव जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है, इसको जब तक सही ढंग से नहीं समझा जाएगा तब तक नींव मजबूत नहीं होगी। नीड को प्राइमरी नीड्स, भोजन, वस्त्र, आवास, उचित समय पर उसको वो भोजन मिलता है, नहीं मिलता है, वस्त्र, आवास। सेकेंडरी नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, बच्चों के अंदर इस हर तरह की आवश्यकता है। प्राइमरी नीड्स अगर नॉर्मली फुलफिल्ड होगा तो उसका एजुकेशनल अचीवमेंट, शैक्षणिक योग्यता उसकी उसी रूप में उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। और जब प्राइमरी नीड्स, लोग कहते हैं कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग हैं और जो इंडियन सोसाइटी के लोग हैं, इसमें बच्चों में जो क्वालिटी डेवलपमेंट है तो उनके यहाँ प्राइमरी नीड्स नॉर्मली फुलफिल्ड है। हमारे यहाँ प्राइमरी नीड्स भी पूरे जनसंख्या का, पॉपुलेशन का अगर आप लीजिए तो आपको वो नॉर्मली फुलफिल्ड नहीं है, बल्कि उसके लिए जुगत करना पड़ता है। पेरेंट्स को उसके लिए उद्यम करना पड़ता है, दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। तो जब तक प्राइमरी नीड्स का फुलफिलमेंट नहीं होगा, अब यहीं पर टर्निंग पॉइंट है। जिस बच्चे के अंदर आप गाइडेंस नहीं है आपका, वो प्राइमरी नीड्स के फुलफिलमेंट के खिलाफ रिवोल्ट करता है और चला जाता है, उसका एरिया बदल, टर्निंग पॉइंट है वहां। आप देखेंगे कि जो एडोल्शियन पीरियड है उसको ज्वार भाटा की अवस्था कहा गया। वो समझ नहीं है, इनसाइड नहीं डेवलप्ड है, लेकिन अगर ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये टीचर के ऊपर डिपेंड्स करता है, इसलिए टीचर को यानी शिक्षक को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं कि वो शिक्षक जो है वह कुम्हार का काम करता है, जो एक तरफ संभालता भी है और दूसरी ओर मारता भी है। क्योंकि वो पात्र जो है सुघड़ बने, सुंदर बने, इसके लिए जरूरी है कि उसको समय पर थपकी भी दिया जाए। मार और पछाड़ दोनों जानना जरूरी है शिक्षक के लिए, क्योंकि अगर मार पछाड़ के मैंने कुम्हार की भूमिका में अगर वो नहीं है तो निश्चित रूप से वो जनरेशन टू जनरेशन को वो खा रहा है। इसलिए कहा इन्होंने वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड में, कि इट इज बेसिक, इसको कोट करते हुए कहा जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि इट इज बेसिक एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी or developmental psychology, anything you can say, that proper guidance at the proper time is the necessity of psycho development of child. Proper guidance at the proper time. बीच में इतना अवरोध पैदा होता है कि क्या बताया। प्रॉपर गाइडेंस एट दी, मैंने उचित समय में उचित निर्देशन कि ये तुमने गलत किया, ये तुमने सही किया, यहां तुम्हें इंसेंटिव मिलना चाहिए। अगर गलत किया तो चाहे जिस रूप में हो उसके लिए तुम
पनिशमेंट के भी हकदार हो और तुमको पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। नींव वहाँ से मजबूत होती है। हमारे यहाँ नींव मजबूत करने की सख्त ज़रूरत है। अगर आज उनकी हम पुण्यतिथि मना रहे हैं और उनके विचारों को अगर हम जरा स्वीकार करते हैं तो सबसे पहले हायर एजुकेशन की तो बात छोड़िए, सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन, फिर मिडिल एजुकेशन, तब जाकर आपको हायर एजुकेशन तक की बात आती है। राधा कृष्णन की एक कमेटी बनी, कृष्णन कमेटी उसमें था, बाद में एक कोठारी कमीशन भी बना और माननीय कोठारी कमीशन के एक माननीय सदस्य का हम लोगों ने लेक्चर सुना है। वो नाम आप लोग जानती होंगी, गंगराडे। गंगराडे ने जब एजुकेशन पर बात शुरू की तो उन्होंने राधा कृष्णन कमेटी की बात की और जो कमेटी ने अनुशंसा की थी वो इन लोगों को, कोठारी कमीशन वाले लोगों को अप्रूव करना पड़ा। इसलिए क्योंकि बाद में राममूर्ति कमेटी भी बनी, सभी कमेटियां बनी हैं, लेकिन राधा कृष्णन ने जो शिक्षा का जो रूपरेखा तैयार की, शिक्षा के बारे में जो बात की, वो चाहे धर्म के बारे में हो, चाहे वो अध्यात्म के बारे में हो, चाहे वो नैतिकता के बारे में हो, सबों में शिक्षा को सबसे अधिक सर्वोपरि माना। धर्म और अध्यात्म में धार्मिक शिक्षा को माना, नीति शास्त्र की बात आई तो नैतिक शिक्षा की बात की। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, हो सकता है कि हम पूरा आपको समय नैतिक की बात आई और बताया कि चूंकि फिलॉसफी के आदमी थे और जो नीति शास्त्र है, जो इथिक्स है जीवन का, यह जीवन का इथिक्स हर क्षेत्र में काम करता है। क्या कहा उन्होंने कि इथिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिलॉसफी which deals the ideals of human conduct। ये शिक्षा कहां ले जाता है? क्योंकि फिलॉसफी के आदमी है तो नीति शास्त्र में नैतिक शिक्षा की बहुत जरूरत है। और नैतिक शिक्षा के, धर्म की जब बात करते हैं तो धार्मिक शिक्षा की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं तो पूरा का पूरा आध्यात्मिक साहित्य जो है उसका वो उदाहरण देते हैं। सब में शिक्षक की भूमिका कॉमन है। अगर हम टाइप और ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी की बात करें तो राधा कृष्णन जी की संपूर्ण जीवन में, चाहे वो राजनीति के शिखर पर पहुंच गए, प्रथम नागरिक हुए, इसके बावजूद भी शिक्षक की भूमिका से कभी अलग नहीं रहे। नहीं तो युगोस्लाविया में जाकर नहीं वो धर्म की शिक्षा देते, नहीं तो हार्वर्ड में जाकर वो धर्म की शिक्षा नहीं देते, मैक्स मूलर के साथ जो है साझा नहीं करते अपने विचारों को, कांट के दर्शन को रिलेट करते हुए अपने प्राचीन हिंदू धर्म, क्योंकि इनको हिंदू विचारक के नाम से भी जाना है, प्राचीन हिंदू धर्म और संस्कृति को कैसे स्थापित किया जाए और तर्क के माध्यम से कैसे स्थापित किया जाए, इसको, चूंकि अभी मैं सामाजिक दर्पण पर मैं बोल रहा था, इसलिए कि आदर्श मानते थे तो वो स्वामी विवेकानंद को आदर्श मानते थे और वीर सावरकर को आदर्श मानते थे, और दोनों का उन्होंने गहन अध्ययन किया था। अब विवेकानंद पर भी मैं बात कर चुका हूं, लेकिन जब ये हर चीज में शिक्षक की भूमिका को ये महत्वपूर्ण मानते हैं, चूंकि फिलॉसफी के आदमी थे, दर्शन के आदमी थे, तो आमतौर से आदमी कह लेता है कि दार्शनिक, लेकिन वहां भी ये शिक्षक थे और उस शिक्षा के आधार पर चाहे वो फ्रांस गए हो, चाहे वो पोलैंड गए हो, चाहे वो स्कॉटलैंड गए हो, चाहे वो नॉर्वे और नीदरलैंड गए हो, क्यों? क्योंकि धर्म में जो
ब्रांचेज हुए, जैसे हम लोगों के धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी कोई आर्य समाजी था, कोई ब्रह्म समाजी था, फिर बाद में भी कई एक शाखाएं उपशाखाएं बनी। उसी तरह से जब क्रिश्चियनिटी की जब बात आई, जब इस्लाम की बात आई, तो सभी पर इनकी देशना है। वो जब क्रिश्चियनिटी की जब बात आती है, और तब उनका जो लेक्चर है, वो लेक्चर अगर आप सुनिएगा तो मार्वेलस लेक्चर है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हर धर्म में ये जरूरी है कि वहां पर कुछ न कुछ लोग प्रोटेस्ट करेंगे, धार्मिक रूढ़ियों के खिलाफ, गलत परंपरा के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। और यही हुआ क्रिश्चियनिटी के साथ, चर्च के साथ। जो लोग प्रोटेस्ट किए, इस प्रोटेस्ट के नाम पर ही उसको प्रोटेस्टेंट धर्म कह दिया गया। क्रिश्चियन से निकला तो प्रोटेस्टेंट धर्म के रूप में मान्यता मिली। प्रियवर अमित कुमार मिश्र जी सामाजिक दर्पण पर भी इसी विषय पर था, आपको नहीं देखा गया, बहुत बहुत आभार आपका। और ये सुमन पटेल बहन मौजूद हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि मूल रूप से जो शिक्षक की जो भूमिका है, उसको उन्होंने कभी त्याग नहीं किया, और बताया कि हमारे भारतीय वाङ्मय में जो हमारा जो क्लास कॉम्बिनेशन का जो थियरी है, वो पूरी दुनिया में स्थापित होने के योग्य है। ठीक, आप विवेकानंद को ले आइए, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि विवेकानंद इनके आदर्श थे। विवेकानंद का क्या कहना था? और विवेकानंद की चूंकि रामकृष्ण परमहंस प्रचार प्रसार करते थे, वो चूंकि प्रोफेसर थे, वाइस चांसलर हुए, तो वो अपने तर्क और अपने विवेक और अपने ज्ञान का उपयोग करके करते थे। लेकिन साथ साथ कहीं भी बोलने के क्रम में ये नहीं भूलते थे कि हमारे यहाँ ध्यान की परंपरा है, हमारे यहाँ योग की परंपरा है, हमारा देश पूरे विश्व को योग और ध्यान में प्रशिक्षित करने वाली क्षमताओं को रखता है, आश्रय है हमारा देश। और तब कहते हैं कि ये ज्ञान व्यर्थ है सिद्ध पुरुषों के सामने, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है। अब यहां तर्क दे रहे हैं, शब्द का प्रयोग हो रहा है, लेकिन स्थापित किसको कर रहे हैं? अपनी स्वस्थ परंपरा को, जो ऋषियों का, महर्षियों का देश है। क्योंकि मैं कई बार चर्चा किया हूं कि ये ठीक है जो लोग कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन यह भी कहना कहीं से गलत नहीं है कि भारत कृषि प्रधान देश के साथ साथ भारत ऋषि प्रधान भी देश है। यहाँ ऋषियों और महर्षियों को, यहाँ जंगल में साधु को वो स्थान, वो मान सम्मान स्थान मिलता है जो राज करने वाले राजा को नहीं मिलता। ये वो देश है, और इस देश की गरिमा को, देश के प्रथम नागरिक होने के बावजूद भी उन्होंने पूरी दुनिया के पैमाने पर अक्षुण्ण रखा। जब वो विश्व समाज की रचना पर बोलते हैं, जब वो बुद्ध पर बोलते हैं, जब वो महावीर पर बोलते हैं, जब वो कालिदास पर बोलते हैं, जब वो कृष्ण पर बोलते हैं, और आप साहित्य के आदमी हैं, जब साहित्य अकादमी की बात होती है तो उदाहरण देते हैं, उदाहरण देते हैं कि साहित्य अकादमी माने जो जानकार, जो विद्वत लोगों का समाज, उसमें एक सुझाव उन्होंने दिया कि हमारे यहां साहित्य में सिर्फ साहित्य के लोग रहते हैं, लेकिन कई एक मुल्क में साहित्य अकादमी में फिलॉसफर भी आते हैं, एंथ्रोपोलॉजी के लोग आते हैं,
साइकोलॉजी के लोग आते हैं, सभी लोगों का समावेश होना, क्योंकि सभी लोग अपने अपने तरीके से उसमें एक रास्ता बताएंगे ताकि शिक्षा में एक गुणात्मक परिवर्तन आए। मैं अभी चर्चा कर रहा था सामाजिक दर्पण के पटल पर कि अगर आज की शिक्षा जो है वो क्या है, क्योंकि हम लोग तो अब निकल गए, हम लोगों को जो पढ़ाना था, लेकिन अभी अमित जी वगैरह पढ़ा रहे हैं, लड़कों का डिमांड क्या होता है। इस साल ये प्रश्न आ गया, आके कहेगा सर इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको आप हमको बताइए। ये तो आ गया है पहले, अब बताइए ये किसके ऊपर निर्भर करता है। वो कहता है और हम अगर उसके गिरफ्त में आ जाते हैं, अरे हमें उसको समझाना होगा कि ये आ गया है, लेकिन तुम इस थियरी को समझोगे नहीं जबकि पूर्ववर्ती सिद्धांत को नहीं समझे रहोगे। और जब पूर्ववर्ती सिद्धांत के अंदर जो त्रुटियां व्याप्त है उसी को दूर करने के उद्देश्य से बाद का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, तो तुम तो पहले का कुछ जाने ही नहीं और दूसरे का जाने, तो परीक्षा के दिन एक दिन रटंत विद्या के आधार पर तुम उसको पढ़ लिया, हो सकता है कि तुम अच्छा भी कर जाओ, हो सकता है कि तुम्हारा LTM और STM कहा गया है, तो तुम्हारा शॉर्ट टर्म मेमोरी ठीक हो कि आज रात में पढ़े कल परीक्षा है, तो बहुत सब चीज शॉर्ट टर्म मेमोरी चूंकि एक्टिवेट है तो आप जाकर उसको दे दोगे, लिख दोगे, तुम परीक्षा पास भी कर जाओगे। लेकिन उस सिद्धांत को तुम समझोगे जीवन भर नहीं समझोगे। लेकिन अगर पूर्ववर्ती सिद्धांत को अगर ठीक से समझोगे, उसके बाद इस साल के लिए जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसको समझोगे, तो वो जीवन भर तुम्हारे LTM में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में संग्रहित हो जाएगी। इसलिए जो मित्र ये भी कहते हैं, उलाहना जो देते हैं कि साइकोलॉजिकल बात नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा मैं उस क्योंकि राधा कृष्णन ने साइकोलॉजिकल बेस्ड एजुकेशन की बात की है, इसलिए कि उसमें रीइंफोर्समेंट की बात की है। आप एक लर्निंग, एक हम लोग जो पढ़ाते हैं और वो कैसे जरूरी है इसको बताने की जरूरत है। राधा कृष्णन कहते हैं कि हु इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। सपोज I am related a particular subject or topic who knows psychology, that I know it very well psychology, but I am not intelligent overall. उदाहरण देकर बताते हैं, अगर आप मैथमेटिक्स के आदमी हो तो मैथमेटिक्स तुमको जानना है, जानना चाहिए, अंडरस्टूड है। तो आप जिस विषय के आदमी हैं उस विषय को जानना ही जानना है, अगर जरा सी अगर गंभीरता है, इसलिए मॉडल है टीचर। लेकिन कौन है इंटेलिजेंट? हु इज एन इंटेलिजेंट पर्सन? तो इंटेलिजेंट मे बी डिफाइंड, इट इज ग्लोबल, it is an aggregate or global capacity to act purposefully, number 1। ध्यान दे, शिक्षा से इसका कितना महत्व है कि इंटेलिजेंस इज एन एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी हु एक्ट पर्पसफुली, नंबर 1 हु थिंक रैशनली, number 2 and lastly who deals effectively with his own situation where he lives। थोड़ा दरवाजा बंद कर लेते हैं, हम इतना भाषण दे रहे हैं, हमारा पुत्र जो है अपने
अब कहिएगा ये गाइडेंस की बात कह रहा है कि अभी आज 9 बजे से क्या कर रहे हैं पापा? बताइए। तो ये कि हर आदमी लियोनार्ड दा विंची नहीं होगा, मूर्तिकार भी उतना ही बेहतरीन, संगीतज्ञ भी उतना ही बेहतरीन, मैथमेटिशियन भी उतना ही बेहतरीन, साहित्य का ज्ञाता भी उतना ही बेहतरीन। इट इज एन एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी। और जब सभी गुणों का एक साथ एकत्र होना होगा तो क्या करेगा? हु एक्ट पर्पजफुली, उसका प्रत्येक कार्य उद्देश्यपूर्ण होगा, उद्देश्यहीन नहीं होगा। तो वो बताते हैं कि इसके लिए क्या जरूरी है? हु एक्ट पर्पजफुली। और दूसरा क्या है? हु थिंक रेशनली, वो तर्कपूर्ण चिंतन करेगा अपने हर चीज के बारे में। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा भारत और विश्व, इंडिया और वर्ल्ड में, और एन इंट्रोडक्शन टू, मैंने 2 पुस्तक का हवाला सामाजिक दर्पण पर भी दिया, यहां भी दे रहा हूं, भूरी भूरी प्रशंसा। एंड हु डील्स इफेक्टिवली हिज सिचुएशन वेयर ही लिव्स, वो जिस परिस्थिति में रह रहा है उस परिस्थिति के साथ अभियोजन करने की क्षमता उसके अंदर कितनी है। तो पहली बात, अभियोजनात्मक क्षमता के आधार पर बौद्धिक क्षमता को किया गया, शिक्षक के लिए जरूरी है। दूसरी बात, तर्कपूर्ण चिंतन के आधार पर किया गया, और सभी गुणों का योग। मतलब ऐसा नहीं कि आपको जो विषय अगर दिया गया, आप जिस विषय के आदमी, उस विषय में तो जानिए ही जानिए, लेकिन कुछ अगल बगल भी जानिए, कुछ और भी जानने की कोशिश कीजिए। कुछ और समाज में बातें हो रही हैं, समाज में कुछ घटनाएं घट रही हैं, समाज के कुछ ऐसे विषय हैं जो इस विषय से अलग है, उस विषय के प्रति भी सजग होने की जरूरत है। राधा कृष्णन के कहने का ये मतलब है। और यही कारण है कि जब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो लालजी शुक्ल जैसे लोग को ये लिखना पड़ता है। मैंने अभी चर्चा, कुछ बातें तो रिपीट होंगी, मैंने चर्चा की थी कि ये जो शिक्षक दिवस भी जो मनाया जाता है 5 सितंबर को, और ये जो हिंदी दिवस भी जो है, अब तो लगता है कि बिल्कुल औपचारिकता बस बनाई जा रही है। क्योंकि उसका क्या रिजल्टेंट होगा, उसका क्या प्रभाव होगा, कैसे लोगों को, अगर पहले विद्यालय में जाइए तो कुछ वाद विवाद होता था, पहले विद्यालय में जाइए तो कुछ निबंध प्रतियोगिता होती थी, कुछ कहा जाता था कि ये कुछ आप लिखिए, उस सारी सभी तरह की प्रतियोगिताओं से वो अलग है। और ये बहुत दूर की बात नहीं है, ये हाल की बात है कि इस तरह की बात होती थी। तो अगर सिद्धांत रूप में अगर बात कीजिए तो वो हर जगह जहां गए तो वहां की अच्छी बातों को उन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। और स्वीकार करने का यह मतलब था, पानी भी आज कोई नहीं रखा है हमको, कि कैसे और किस परिस्थिति में हमारा एडजस्टमेंट होगा उस समाज के साथ, उस सोसाइटी के साथ। ये हमारी बौद्धिक क्षमता के ऊपर निर्भर करती है। मैंने एक उदाहरण अभी सामाजिक दर्पण पर दिया कि जब वो सोवियत संघ में गए तो सोवियत संघ में भी ये बात आई, ये बात वो कहे कि सोवियत संघ के लोग धर्म को अफीम मानते हैं, ओपियम। तो उसके पीछे कारण है, क्योंकि वो हमेशा तर्क से अपने बात को रखते थे।
समझाते थे तर्क के द्वारा। और वो तर्क क्या था? वो तर्क ये था कि धर्म की स्थापना अपनी जगह अलग है, वो अपने जगह से जरा भी हिले नहीं, लेकिन अपनी बात कहते रहे, वहां के लोगों की वकालत करते हुए कहते रहे कि आप तो उस धर्म की बात जानते हैं जो चर्च ने जिस रूप में आपको प्रताड़ित किया, आप तो उस धर्म की बात को जानते हैं जो धर्म जारशाही के आतंक के नीचे दबा हुआ था। तो उस धर्म की तब तो आपको लगेगा ही कि धर्म जो है ओपियम है, लेकिन धर्म तो बिल्कुल अंतर्ज्योति है। हमारे यहां सिद्ध पुरुषों की बात है, बुद्ध पुरुषों की बात है, ज्ञान के उपलब्ध लोगों की बात है, इसलिए कि ये कोई ज्ञान और विवेक की ही बात नहीं है। ऐसे लोग जो ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, जो बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं, जो ऋषि हैं, जो महर्षि हैं, जो हमारे यहाँ जो राम हैं, जो कृष्ण हैं, नानक हैं, कबीर हैं, सारे लोगों का उदाहरण देते हुए अब तब उन्होंने ये बताया कि सत्य जो है स्वावलंबी होता है, क्योंकि धर्म का आधार सत्य है। सत्य परावलंबी नहीं होता है, पराश्रित नहीं होता है, सत्य स्वावलंबी होता है, धर्म का स्वरूप स्वावलंबी होता है। और उस सत्य के स्वभाव में साहस, बल और धैर्य सब अंतर्निहित होता है। तब उन्होंने प्रमाणित किया कि पूरी दुनिया में जहां पर यह देखा जाता है कि नहीं ये मटेरियलिस्टिक युग है, हमारा देश, हमारा भारतीय वांग में इस बात की वकालत करता है कि पदार्थ से ऊपर भी बहुत सब चीज है। और मेरी कोशिश है कि आपका पदार्थ और मेरा परमात्मा, पदार्थ और परमात्मा के बीच अगर जोड़ हो जाए तो जीवन का कोई जवाब नहीं, समाज का कोई जवाब नहीं। तो आप पदार्थवादी बने रहो, लेकिन हम अगर परमात्मावादी हैं तो हमें अपने रास्ते से विचलित मत कराओ। और अगर विज्ञान और तकनीक अगर विकसित है तो आपका विज्ञान और हमारा धर्म और अध्यात्म दोनों के ऊपर एक जोड़ और अगर सेतु बन जाए तो जीवन का और समाज का एक अलग ढंग होगा, एक अलग रंग होगा। आप कहते हो वर्ग संघर्ष, हम कहते हैं कि वर्ग समन्वय की स्थिति जो ही आएगी तब जीवन का और समाज का रंग अलग हो जाएगा, उसका रूप अलग हो जाएगा, उसका ढंग अलग हो जाएगा। क्योंकि समन्वय शब्द मात्र नहीं है। वैसे भी आप अगर सोचिए कि अगर आप एक शब्द जैसे करुणा, तो करुणा शब्द है, करुणा, करुणा। जब बुद्ध कहते हैं कि करुणावान बनो, तो करुणा कोई ये 3 अक्षर का शब्द नहीं है, बहुत विस्तृत अर्थ रखता है। हर आदमी करुणावान नहीं बन पाएगा। तो हमारे यहां भक्ति की परंपरा है, हमारे यहां संतत्व की परंपरा है, हमारे यहां करुणावान बनने और बनाने की परंपरा है, हमारे यहां ऋषियों की परंपरा है, हमारे यहां महर्षियों की परंपरा है। और हम त्याज्य नहीं, आप कहते हैं कि ये त्याज्य है, लेकिन हम त्याज्य नहीं करते हैं, हम विज्ञान को भी स्वीकार करते हैं। लेकिन धर्म अध्यात्म के साथ उसका जोड़ होना चाहिए। धर्म अध्यात्म को अलग करके हम विज्ञान की बात नहीं कर सकते। दोनों में जोड़ है तब तो ठीक है। वैज्ञानिक उपलब्धियों का हम भी सहयोग और सहारा लेते हैं। आज जरूरत है
लेकिन अगर ये कहिए कि उसकी तुलना में अगर हम और तमाम चीजों को अगर हम तिलांजलि दे दें, तो ये हमारा समाज, क्योंकि हमारा समाज धार्मिक आध्यात्मिक समाज जो है, ये इस समाज में हम पदार्थ और परमात्मा के बीच जो जोड़ होगा उसको जब तक नहीं कायम करेंगे तब तक इस देश को, इस समाज को नई दिशा, नई चेतना, नई रोशनी नहीं मिल पाएगी। आदरणीय मैडम अनीता शर्मा जी, मैडम शकुंतला तोमर जी, मैडम मंजुला श्रीवास्तव जी और लोग हैं दिखाई, हमारे प्रियवर अमित मिश्र जी दिखाई दिए थे लेकिन अभी कहाँ गायब हैं। कि पानी ही नहीं रखी सभा। तो पश्चिम ने विज्ञान दिया, देश ना देखिए, पूरब ने धर्म दिया। और जब विश्व समाज की रचना पर उनका लेक्चर हो रहा है तो वो कहते हैं कि हमने परमाणु का भंजन किया, हमने उद्जन बम का निर्माण किया, हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन बम का निर्माण किया। इस पर लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन शायद इस बात पर कोई प्रभावित नहीं होता है कि हमने मनुष्य मात्र को एक करने के लिए प्रयत्न किया। हम ध्यान और योग के माध्यम से पूरी दुनिया में अपने योग और ध्यान का परचम लहराते रहे हैं और उसका अवशेष तक आप नहीं रहने देना चाहते हो, ये हम कभी नहीं होने देंगे। क्योंकि इसी आधार पर यह विश्व गुरु रहा है। और धर्म को, अध्यात्म को, योग को अगर आप हटाओगे, हम पदार्थ को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर तुम इसके खिलाफ अगर आवाज उठाओगे तो स्थिति हमारी दूसरी बनेगी। हम वर्ग संघर्ष आप करो, लेकिन हम वर्ग समन्वय, क्योंकि हम जानते हैं, हम मानते हैं, हमारा मानना है कि हमारे यहां भी वर्ग है, लेकिन हम उस वर्ग के बीच में एक समन्वय कायम करना चाहते हैं, एक सहिष्णुता की भावना चाहते हैं। अब एक एक शब्द मैंने सामाजिक दर्पण पर भी कहा था कि एक एक शब्द उन्होंने जो प्रयोग किया है वह प्रयोग जो है एक एक क्विंटल से कम नहीं है। वो कहां से, जैसे हमने कह दिया कि करुणावान कैसे बनिएगा, कैसे बनिएगा, अहिंसक कैसे बनिएगा, प्रेम, अरे उसमें अथाह सागर है उसका, उसमें डूबती लगाते नहीं हो, प्रेम इस शब्द का इस्तेमाल करते हो। तुम्हारे कल्चर में, तुम्हारे सोसाइटी में तो कहते हो कि लव इज नॉट ओनली रिलेशनशिप बट दैट इज क्वाइट स्टेट ऑफ माइंड, और हम कहते हैं कि दैट इज एसोसिएट ऑफ हार्ट एंड सोल। ये बुनियादी अंतर है। तुम कहते हैं कोई स्टेट ऑफ माइंड है, हम कहते हैं कि नहीं, वो हमारे हृदय और आत्मा से संबंधित है, और जो हृदय और आत्मा से संबंधित होगा वो माइंड से उसकी तुलना करेगा। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि ने आविष्कार किया है विज्ञान का, लेकिन हृदय ने आविष्कार किया है ध्यान का, प्रेम का, योग का, करुणा का। और ये बुनियादी फर्क है। और हमारे यहां के ऋषियों और महर्षियों ने इस बात की वकालत की कि हम ध्यान को, प्रेम को, करुणा को, प्रज्ञा को अपने जीवन से अलग नहीं हटा पाएंगे। एक उदाहरण और, कि जब वो कहते हैं
कि धार्मिकी की बात, उन्होंने उदाहरण दिया कि आप इंग्लैंड की लाइब्रेरी में एंगल्स के साथ बैठकर जब कार्ल मार्क्स यह नारा देते हैं, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये प्रचलित है, लेकिन इसकी दूसरी पंक्ति जो है उस पर कोई गौर ही नहीं किया करता है। वो जादू का असर किया। हमारे यहां भी तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा नहीं था, ये मंत्र था। इसलिए अनंत ऊर्जा का संचार हमारे हृदय में होता है। वैसे जब एक निश्चित समय में जब ये कहा गया कि दुनिया के मजदूरों एक हो, ये उतना प्रभाव नहीं पैदा करता है। दूसरा जो है उस पर गौर कीजिएगा, दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़ियां और पाने के लिए पूरी दुनिया है। दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़ियां और पाने के लिए पूरी दुनिया है। और तब एक गीत निकलता है गोरख पांडे का कि हम मेहनत कश जग वालों से, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। और उसी समय समाजवाद का परचम जब लहराने लगा, मैंने चर्चा किया अभी कि मैं डिटेल तो उसका जो बचा हुआ शेषांश यहाँ कर रहा हूँ कि तब लोगों ने ये कहा कि जब आप कहते हैं कि नहीं एक खेत नहीं एक देश नहीं पूरी दुनिया, तो हम तो धर्म प्रधान तो ऋषि प्रधान देश के लोग हैं, तो हम कहां जाएंगे? हमारे अंदर यह प्रकृति नहीं है, हम देना जानते हैं। भारत हमेशा नहीं, तो आप बताइए, इतिहास पर जरा गौर कीजिए, जो कि मेरे देखे सही नहीं था, लेकिन हमारे यहां के लोगों ने इस तरह की प्रेरणा दी थी। कितनी बार सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया, और उस समय 500,000 आदमी अगर हाथ में अस्त्र ले लेते देश की अस्मिता और राष्ट्र की अस्मिता के लिए, वह ज्यादा जरूरी था। लेकिन चूंकि हम अगर ये कहते हैं कि नहीं सत्य का अहिंसा का, तो चूंकि वो मंदिर के वो सन्यासी और मंदिर के सन्यासी वो लुटते रहे और लुटने वाला लुटता रहा। यहाँ का धन, यहाँ का संपदा, यहाँ की का ऐश्वर्य, ये सब ले जाकर और सारे लोग धनवान बनते रहे, सारे लोग ऐश्वर्यवान बनते रहे। तो भारत तो कहेगा ही कि हम तो दाता रहे हैं अतीत में, और अब तुम हमको बताते हो, तुम तो व्यवसाय के लिए आए हमारे यहां, और व्यवसाय के लिए आने, व्यवसाय के पर्पज से आए और बना लिए हमें गुलाम। तो ऐसे जो विद्वत लोग, जो ऐसे जो शिक्षार्थी जो लोग हैं, ऐसी जो देशना देने वाले लोग हैं, वो बराबर
धर्म की शिक्षा, ध्यान की शिक्षा, नैतिकता की शिक्षा। और जब ने कहा कि जब ये नीति शास्त्र विषय जब बात करते हैं कि मानवीय आदर्श की उच्चता, मानवीय आदर्श, ये वैल्यू है, ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जब अगर आप लीजिएगा तो बहुत सी बातें, जैसे बहुत ऊंचाई से अगर किसी चीज को आप देखिएगा तो छोटे छोटे छिद्र नहीं दिखाई देंगे, गौर कीजिएगा। बहुत ऊंचाई से देखिएगा तो छोटे छोटे लूप होल्स नहीं दिखाई देंगे, बहुत पास जाइएगा तो वो लूप होल्स दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में सम्यक दृष्टि की जरूरत है। और शिक्षक दिवस तभी शिक्षक दिवस है, शिक्षक तभी मॉडल बन सकता है राधा कृष्णन जी के अनुरूप अनुसार, क्योंकि उन्होंने यह प्रमाणित किया कि वो चाहे जिस पद पर रहे, चाहे वो धर्म का उपदेश का किए, चाहे वो नैतिकता का किए, चाहे वो अध्यात्म का किए, लेकिन मूल रूप से शिक्षक की भूमिका में से वो कभी इनकार नहीं किए, कभी अस्वीकार नहीं किए। इसलिए मैं तो समय समाप्त ही हो जाता है मेरा, समय समाप्त हो गया। एक गीत अभी देखिए हो रहा है या नहीं, ये लोग पानी भी नहीं रखा, आपके लाइव होने के उसमें टेक्निकल क्या हो जाता है। लेकिन एक गीत मैं गाऊंगा कि क्योंकि प्रयोग हुआ है इस गीत का। कि है अंधेरी, कि है अंधेरी रात, फिर दीवा जलाना कब मना है अंधेरी रात, फिर दीवा जलाना कब मना है अंधेरी रात, फिर दीवा जलाना कब मना है। तो कल्पना के हाथ से, तो कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था। किसका मंदिर? ज्ञान का मंदिर, ध्यान का मंदिर, साधना का मंदिर, उपासना का मंदिर। कौन सा मंदिर? किस मंदिर की ओर इशारा है? कि कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ ने जिनके वितानों को तना था। स्वर्ग के दोष प्राप्य रंगों के रसों से जो सना था, ढह गया वह तो जुटा कर, ढह गया वह तो जुटा कर, ईंट पत्थर कंकड़ों को। अब देखिए कि एक अपनी शांति की, ढह गया वह तो जुटा कर, ईंट पत्थर कंकड़ों
कड़ों को एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है। रखो अपना ऐश्वर्य, रखो अपनी धन संपदा, एक शांत की कुटिया तो बनाकर रहने दो। कि है अंधेरी रात फिर दीवा जलाना कब मना है। एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है। मन बहलने के लिए ही, मन बहलने के लिए ही ले अधूरी पंक्ति कोई, ले अधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कब मना है। अंधेरी रात फिर, है अंधेरी रात फिर दीवा जलाना कब मना है। बहुत बहुत आभार, मंच को प्रणाम। और जितने लोग हैं, आदरणीय शकुंतला तोमर जी, मैडम मंजुला श्रीवास्तव जी, मधु मिश्रा चौबे जी, अमित मिश्रा जी, और लोग दिखाई दे रहे हैं बहुत, सभी लोगों का, जितने लोग जुड़े। और थोड़ा सा व्याख्यान उद्बोधन में कम लोग रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ है कि 2 4 5 लोग भी रहेंगे तो हमारे में कोई कमी नहीं रहता। बहुत बहुत आभार आप लोग। और पुनः मैं उनके चरणों में श्रद्धा के पुष्प राधा कृष्णन के अर्पित करते हुए विराम दे रहा हूँ, इसलिए कि शिक्षा की जो बात की, शिक्षा में जो गुणात्मक परिवर्तन की बात की, शिक्षा के जो मनोवैज्ञानिक तथ्य है, उसको, नींव को जो मजबूत करने की बात उन्होंने की, उस पर अगर हम अमल करें तो सही में हमारा समाज और हमारा देश, इसका रंग रूप अलग होगा और ये पूरी दुनिया को एक चुनौती देने की स्थिति में होगी। आवश्यकता है इनकी देशना को, इनकी शिक्षा को, इनके उपदेश को ग्रहण करने की, उसके अनुरूप उसको मूर्त रूप देने की। बहुत बहुत